नमस्ते साथियों, फिजिक्स की दृष्टि में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखा और आज उसका पहला लेक्चर। वीडियो में हमने देखा कि अर्लियर 20th सेंचुरी में कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई जिससे क्या हुआ, हमारे सोचने का नज़रिया कुछ बदल गया। दो नई चीज़ें हमारे पास आई थी, एक का नाम हमने दिया था रिलेटिविटी और दूसरे का था क्वांटम मैकेनिक्स। और आज क्वांटम मैकेनिक्स का यह पहला चैप्टर है। आज क्वांटम मैकेनिक्स का यह हम पहला वीडियो बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन में अगर देखें कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक स्टडी है। किस लेवल की स्टडी? एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल की ये स्टडी है, जिस पे हम पूरी की पूरी बात प्रोबेबिलिटी पे करने वाले हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही बता दिया। क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो प्रोबेबिलिटी, प्योरली प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, वो प्रोबेबिलिटी बताएगा। और पूरा का पूरा जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स which is a new branch of physics which understanding the mechanics of particle on atomic और subatomic level। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर चीज़ें कैसी होगी वो हमें जानना है, वो हमें समझना है, और वो कौन समझाएगा हमें? वो हमें क्वांटम मैकेनिक्स समझाएगा। तो आइए देखते हैं इनमें से क्या क्या चीज़ें निकल के आई। और इसका दूसरा नाम जो है वो फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स भी, क्योंकि जो चीज़ें निकल के आई है उसी चीज़ों को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, तो इसे नाम दिया है फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। और कौन कौन सी चीज़ें पहले निकल के आई, तो उसमें से पहली जो थी वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरी जो चीज़ है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और तीसरी जो चीज़ है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन चीज़ों को क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाए थी और इसीलिए हमें एक नए मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी, जिसका नाम क्या दिया हमने? क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज इस फर्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, क्यों उसे क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाई, और कैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़े। वही आज का हमारा ध्येय। तो आइए समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। दिमाग में ये कभी मत तय कर लेना कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही होगी, उसका कलर जो है वो ब्लैक ही होगा। आइए मैं एक रियल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे ये प्लांट है, पौधा है, ये हमें नज़र आता है, इसका कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है, तो वो कैसे हमारी आंखें देखती हैं उसे? कोई भी लाइट है वो उस पर गिरती है, रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारी आँखों में आती है, फिर चीज़ें हमें दिखाई देती है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। अगर किसी ने ब्लू शर्ट पहनी है, किसी ने रेड शर्ट पहनी है, तो क्या हो रहा है? हर बार जो सनलाइट है या कोई आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, ट्यूब लाइट है, वो लाइट उसके शर्ट पे गिरती है। रेड लाइट और रेड शर्ट का मतलब क्या? रेड वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट करेगी और तब जाके हमें जो शर्ट है वो रेड दिखाई देगी। वैसे ही ये जो प्लांट है उसका जो पौधा है वो ग्रीन कलर का है। तो क्या हो रहा है? हर बार जो लाइट है वो उस पर गिर रही है और ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और बाकी की जो वेवलेंथ है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जा रही है। बाकी की जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ का ये जो पौधा है वो शोषण कर रहा है और सिर्फ ग्रीन लाइट को बाहर भेज रहा है। तो ग्रीन लाइट बाहर यानी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख में आती है और हमें चीज़ें ग्रीन दिखाई देती हैं। वैसे ही अगर रेड शर्ट पहना है किसी ने, तो रेड लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। मैंने ये ग्रे शर्ट पहना है, तो ग्रे कलर की जो वेवलेंथ है वो इससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आएगी। अभी तो आप वर्चुअली मुझे देख रहे हैं, अगर आप इस क्लास में बैठे होते तो क्या होता? वो लाइट शर्ट पे गिरती, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती और हमें ठीक ठाक कलर दिखाई। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा खेल जो है वो रेडिएशन का है कि क्या एब्जॉर्ब हो रहा है और क्या इमिट हो रहा है, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये करीबन बात है 1897 की। हमें दो साइंटिस्ट मिले, एक का नाम था ल्यूमर और दूसरे का नाम था प्रिंगशम, जिन्होंने ये मेज़र किया, जिन्होंने ये नापा कि जो ब्लैक बॉडी और जो इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ है डिफरेंट, जो ब्लैक बॉडी या कैविटी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ से जो निकली है वो कैसी है। आइए मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, तब जाके चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझ में आए।
जैसे हम मानते हैं कि मान लो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट गिर रही है, सॉरी ये कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है, हाँ कि ना। इसका एब्जॉर्प्शन मान लो कि 50% है। उसका मतलब क्या हुआ, 50% एब्जॉर्प्शन यानी क्या कि जो लाइट गिरी 50% जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो गई इस मटेरियल में या इस ऑब्जेक्ट में, और बाकी की जो 50% लाइट है वो रिफ्लेक्ट हुई। तो उसका जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट निकला वो 50%। समझ में आ रही चीज। अब मान लो कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसी कोई बॉडी है जिस पे लाइट गिर रही है, लेकिन सारी की सारी जो लाइट है वो क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। सारी की सारी जो लाइट है वो क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 100% मिला। अगर सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जा रही है तो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और इसीलिए ये जो है चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। तो इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। डेफिनेशन मैंने दी है, I am writing here an identical body because in the real world we have only 99% absorption coefficient we already know, which is carbon black. Carbon black जिसको हम मैश बोलते हैं, वो कोई ऐसा मटेरियल है जिस पे हम अगर लाइट गिरा रहे हैं तो 99% जो रेडिएशन है, जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है और वो दिखती है हमें कि ये ब्लैक है। उसका मतलब क्या, 1% जो लाइट है वो क्या हो रहा है, उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ब्लैक बॉडी हम बोलेंगे किसे, तो एन आइडेंटिकल बॉडी दैट एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन विच इज इंसिडेंट अपॉन इट। कोई ऐसी बॉडी है जिसपे जितनी भी रेडिएशन गिर रही है, जो भी प्रकाश गिर रहा है, वो सारा का सारा क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। और अगर सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये चीज़ें कैसे डेवलप हुई वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी ब्लैक बॉडी पे कोई लाइट गिरी, उसने क्या किया, सारे जितने भी रेडिएशन थे उसका एब्जॉर्ब कर लिया, और इसी एब्जॉर्प्शन से जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर धीरे 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 क्या होगा, बढ़ने लगा। ये तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, तो धीरे 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 क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और 1 2 3 4 5 या कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, तो कुछ समय के बाद ये जो बॉडी है वो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर में या थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहा है। और थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद क्या हो रहा है, ये जो बॉडी है जिसने रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया था वो कुछ रेडिएशन इमिट कर, और ये जो इमिशन हुआ, ये जो हमें रेडिएशन मिला, वही कहलाया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस चीज़ को अगर मैं एक लाइन में समाप्त करूं, मान लो कि ये ब्लैक बॉडी है, नहीं मान, इस पे जितना भी रेडिएशन गिर रहा है, जितनी भी लाइट गिर रही है, वो क्या हो रही है, ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, और उसी एब्जॉर्प्शन के कारण क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जैसे ही इसका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है, तब कुछ सर्टेन रेडिएशन जो है वो ये ब्लैक बॉडी इमिट कर देती है, जो उसने एब्जॉर्ब किया, और ये जो रेडिएशन निकला वही कहलाया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उन दोनों साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, ऐसा कैविटी केज बनाया। आप देख सकते हैं इसके 2 लेयर हैं। इसके इनसाइड उन्होंने लैम्प ब्लैक यूज़ किया, जो कार्बन मैश के जैसा आता है। उन्होंने क्या किया, मैंने एक सिंपल पिक्चर से समझाया है। एक कैविटी बनाई जिससे हम लाइट डाल सके। उसकी जो इनर कोर है उसको उन्होंने क्या किया है, कार्बन मैश से कोटेड कर दिया। अब हर बार क्या होगा, जैसे ही हम उसको रेडिएशन देंगे, हर बार लाइट टकराएगी, यहाँ टकराएगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और हर बार आप इसकी इंटेंसिटी देख सकते हो, टकराई, कुछ इंटेंसिटी कम हुई, क्योंकि रियल वर्ल्ड में 100% तो कोई ब्लैक बॉडी है नहीं, तो कुछ इंटेंसिटी कम हुई, फिर से टकराई और 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 कम हुई, और ऐसे 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 करके जो पूरा रेडिएशन है वो इस बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है।
ये जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है, वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर हम ऐसा कंसिडर करें, इसी को ब्लैक बॉडी मान लें और ऐसा कैविटी बनाएं जिससे क्या हो जा रहा है कि सारा का सारा जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा, इसी एब्जॉर्प्शन के कारण उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया और आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर इस ब्लैक बॉडी ने कुछ रेडिएशन को इमिट किया और उसी को बोला गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ कि नहीं? इसी रेडिएशन को लोगों ने स्टडी किया कि ये जो लाइट या ये जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, किस किस रीजन में इसकी वेवलेंथ आ रही है और कौन कौन सी इसके पास इंटेंसिटी, किस वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज़्यादा है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इन्होंने एक ग्राफ बनाया तो हमें कुछ ऐसा मिला। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो भी लाइट उसने इमिट की थी, साइंटिस्टों ने उसका प्लॉट बनाया। वाई एक्सिस पे आपका है रेडिएशनल इंटेंसिटी और जो एक्स एक्सिस पे आपका है वेवलेंथ। और जो भी हमें रेडिएशन मिला प्रैक्टिकल के द्वारा उसका हमने एक चार्ट बनाया। आप देख पा रहे हैं कि ये जो रीजन है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये हमारा विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायोलेट, एक्सरे, गामा, ऐसे कई तरह के वेवलेंथ मिक्स में हमें मिल रही है। ठीक है, अब दिक्कत ये थी कि यही है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्टीफन। मैथमेटिक्स से समझाना बहुत आसान है कि जो एनर्जी इमिट हो रही है वो रिलेटेड है P⁴ और अगर हम इसके प्रोपोर्शनल बिठाए तो स्टीफन ने कांस्टेंट दिया E = सिग्मा T। सिग्मा क्या है? सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये है। मैथमेटिकली तो ठीक है, लेकिन अब हमें एक थियरी चाहिए कि अगर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हमें इतने टाइप के रेडिएशन मिल रहे हैं, तो वो किस रीज़न से मिल रहा है, ऐसा क्या है कि जिससे इसी तरह के रेडिएशन बाहर आए और इस रेडिएशन की इंटेंसिटी इतनी मिली, इस रेडिएशन की या इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी हमें कम मिल रही है, इस इंटेंसिटी और इस रीजन के वेवलेंथ की इंटेंसिटी हमें ज़्यादा मिल रही है। ये जो ग्राफ है वो एक प्रैक्टिकल रिजल्ट है और हमारे पास चुनौती ये है कि हमें ऐसी एक थियरी समझानी है जिससे क्या हो पाए, जिससे ये जो प्रैक्टिकल रिजल्ट मिला है वो मैच हो पाए। तो ये अब तक की कहानी थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थी। यहाँ आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलिए तो अब वन बाय वन शुरू करते हैं कि कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे उन्होंने सुझाव दिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा सकता है। लेकिन मैं हर बार बताऊंगा कि जिन्होंने भी क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प ली वो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने में विफल हुए और तब जाके कोई एक बंदा आता है और वो पूरा का पूरा थिंकिंग ही चेंज कर देता है और तब जाके क्वांटम मैकेनिक्स की। तो आइए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको कि कैसी चीज़ है। इन्हें हम जानते हैं, हमारा सूर्य जो पूरी पृथ्वी को रोशनी देता है। और अगर हम गूगल पे इतना सा सर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सन, सन का टेम्परेचर क्या, तो कुछ ऐसा नंबर निकल के आएगा 5778 केल्विन। कैसे पता चला? हाउ इट पॉसिबल? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ वेरी फार। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्ट इतना है। और एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, जो रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो कि अगर हम एक मेटल का रॉड ले रहे हैं, ठीक है, उस मेटल के रॉड को मैं गर्म कर रहा हूँ, तो आप हमेशा पाएंगे कि जब भी मैं गर्म कर रहा हूँ उसका कलर चेंज हो रहा है। पहले उसका कलर रेड डिश टाइप का कुछ दिखेगा, ऑरेंज और रेडिश टाइप का। अगर मैं उसको और ज़्यादा हीट दूं तो वो धीरे 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 येलो होता जाएगा, और मैं ज़्यादा हीट दूं तो वो ब्लू की तरफ जाएगा, वो वाइट की तरफ जाएगा। ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। ये हमने देखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं तो चीज़ों में से जो लाइट बाहर आ रही है, जैसे ये कोई धातु का रॉड है, मान लो कि आयरन रॉड है, जिससे मैं हीट दे रहा हूँ तो डिफरेंट हीट पे इसका जो कलर है वो डिफरेंट मिल रहा है। तो एक साइंटिस्ट ने यही नोटिस किया। उसने ये नोटिस किया कि कहीं ना कहीं जाकर टेम्परेचर और कलर किससे पे डिपेंडेड है? कलर वेवलेंथ पे डिपेंडेड है। तो कहीं ना कहीं जाकर टेम्परेचर और वेवलेंथ का कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। और तब जाके उन्होंने दिखाया कि ये भी तो वही है।
अगर हम इसको ठीक से ऑब्जर्व करें, मान लो कि ये पहला ग्राफ है, इसमें आप डोमिनेंट वेवलेंथ मानो। डोमिनेंट वेवलेंथ यानी क्या? डोमिनेंट वेवलेंथ यानी मैक्सिमम पीक, मैक्सिमम वेवलेंथ। मान लो कि मैक्सिमा यहाँ है, मान तो उस पर कौन सी वेवलेंथ है? लैम्बडा है, मैक्सिमम मान लो। उसका कलर क्या है? रेड। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें रेड दिखेगा। और देखो, अगर दूसरा कर्व ले और उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है? ग्रीन, तो वो कलर हमें ग्रीन दिखेगा। तीसरे में अगर ये पीक है वो ब्लू है, तो वो कलर हमें ब्लू दिखेगा। वो भी कंपेयर किया उसने। इन दोनों को मिला के उस साइंटिस्ट ने सोचा ये तो बहुत ही टिपिकल बात तो है नहीं, बहुत आसान सी बात। लैम्बडा यानी वेवलेंथ, टी यानी टेम्परेचर का एक रिलेशन बिठाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे काम करता है। तो उसने यही किया। उस साइंटिस्ट का नाम था विन्स, और विन्स ने अपना लॉ दिया जिसका फेमस स्टेटमेंट पढ़ा, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन्स ने हमें ये बताया कि द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व हैज़ अ डिफरेंट डोमिनेंट वेवलेंथ लैम्बडा मैक्सिमम, लैम्बडा एम, at a different temperature T which are inversely proportional। उन्होंने हमें ये बताया कि जो भी आप लैम्बडा मैक्सिमम दे रहे हो वो 1/T के प्रोपोर्शनल है, यानी लैम्बडा वेवलेंथ और T यानी टेम्परेचर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये इन्वर्स साइन या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो विन्स ने अपना एक कांस्टेंट दिया B, जिसे दिखते हैं हम विन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कुछ नहीं। मामला खत्म। कहाँ सर इतनी दिक्कत ले रहे हो, ये तो बहुत इजी था। विन्स आया, एक रिलेशन दिया, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फेमस हो गया। और इसी के चलते हम ये जान पाए, क्या जान पाए कि सूर्य का जो कलर है वो क्या है? थोड़ा थोड़ा ऑरेंजिस टाइप है, येलो प्लस ऑरेंजिस। तो यहाँ देख लो कहाँ है येलो प्लस ऑरेंजिस, अप्रॉक्स 5000 6000 के आसपास है, तो उसका टेम्परेचर इतना है। इन्वर्स कर लो सर। एक और स्टार है रीगल, वो दिखाई ब्लू देता है, तो उसका इन्वर्स कर लो, टेम्परेचर मिल जाएगा। विन्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन उसने एक्सप्लेन कर दिया। कहाँ इतनी दिक्कत वाली बात है। लेकिन इससे ये तो बेनिफिट मिला कि हम दूर दूर के जो स्टार है या नज़दीक की चीज़ों है उसका कलर देख के उसका टेम्परेचर पता कर पाए। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। लेकिन ड्रॉबैक कुछ ये था कि अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें तो पीक सारे यहीं पर हैं। पूरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में जो पीक मिल रहे हैं, जो मैक्सिमा मिल रहा है, जो डोमिनेंट वेवलेंथ मिल रही है, वो करीब ना करीब विजिबल रीजन में जाके मिल रही है। अगर हम विन्स इक्वेशन फॉलो करें तो ये बताता है कि अगर ये वेवलेंथ है तो उसके लिए, या ये टेम्परेचर है तो उसके लिए कुछ और पीक होगा, ये टेम्परेचर है तो उसके लिए कोई और पीक होगा, क्योंकि ये तो सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन है। हर टेम्परेचर के लिए कोई ना कोई मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। लेकिन हमारे पास तो कैसा चार्ट है? हमारे पास तो मैक्सिमा इस तरफ, हमारे पास तो क्या है? सिर्फ मैक्सिमा इस तरफ, हमारे पास तो मैक्सिमा इस तरफ। अगर मैं ये वेवलेंथ लूँ तो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से मुझे यहाँ मैक्सिमा मिलना चाहिए। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या मिल रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। तो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की ये खास बात थी कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है, जो इस रीजन की वेवलेंथ है, जिसे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बहुत अच्छी तरीके से समझा पाता। लेकिन जब भी बात लॉन्गर वेवलेंथ की आती है तब विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ उसको समझा नहीं पाता है, और इसीलिए विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो फेल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि फिर से ये क्लासिकल अप्रोच है। उसने सिर्फ वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन बिठाया, एक अच्छा सा इक्वेशन दिया जो हेल्पफुल तो है, लेकिन ओनली शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, लॉन्गर के लिए वो हेल्पफुल नहीं। और इसीलिए ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया। अब क्या करें? अब कोई बात नहीं, और एक साइंटिस्ट आएगा जो इसको समझाने का ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ तक आपने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा नहीं पा रहा। अब दूसरे वीडियो में देखेंगे कि क्या हुआ और कैसे, कहाँ जाकर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व है कोई एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, जल्द ही मिलेंगे आप।